हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में शिक्षण अभिवृत्ति से 24 जो है इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को जो है कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सभी प्रैक्टिस सेट प्रश्नों का जो है आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ मैं प्रश्नों को जो है डिस्क्राइब करता हुआ चलूँगा ताकि आपको आंसर देने में आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर भी जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करने का प्रयास करें। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार की न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि शिक्षक के लिए छात्रों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है। पहला जो ऑप्शन है कहानी सुनाना, बी ऑप्शन है अनुशासन की भावना विकसित करना, और सी ऑप्शन है शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार, और डी ऑप्शन है उनके माता पिता को विश्वास में लेना। तो आपको आंसर देना है इसमें से सही। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार। प्रश्न में क्या पूछा गया था आप सभी से कि शिक्षक के लिए छात्रों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। तो शिक्षक का स्वयं का जो है आदर्श व्यवहार। अगर हम जो है या आप भी शिक्षक हैं, अगर कॉलेज या स्कूल में कहीं भी आप पढ़ा रहे हैं, अगर आपका आदर्श व्यवहार होगा तो बच्चे भी उससे प्रेरित होकर अपने व्यवहार को जो है आदर्श बनाएंगे। तो यहां पर ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है चयनित अध्ययन के द्वारा, बी ऑप्शन दिया गया है आकस्मिक अध्ययन के द्वारा, और सी ऑप्शन दिया गया है गहन अध्ययन के द्वारा, और डी ऑप्शन दिया गया है कंठस्थ करना। तो इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गहन अध्ययन के द्वारा। तो यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया था आप सभी से कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। तो गहन अध्ययन करने के लिए जो है प्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट या कोई भी थ्योरी हो, सिद्धांत हो या बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है तो आप किसी भी एग्जाम को जो है अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता का मतलब क्या है, आप कोई भी जॉब प्राप्त करना चाह रहे हैं, कोई भी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, बैंक का एग्जाम हो या एसएससी का हो, तो अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आप उन एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अनुपस्थिति की समस्या के समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन सा है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन दिया गया है पाठ्यक्रम को कम करना, बी ऑप्शन है शिक्षकों की सहानुभूति, और सी ऑप्शन है शिक्षण संस्थान का आकर्षक वातावरण, और डी ऑप्शन है छात्रों को प्रेरित करना। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर देना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को प्रेरित करना। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से अनुपस्थिति की समस्या के समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन सा है। तो छात्रों को प्रेरित करना जो है सबसे श्रेष्ठ उपाय है इन चारों विकल्पों में से। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर। अगर कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है, कुछ गलत लगता है, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जो है हमसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से छात्रों की अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान का सबसे उचित उपाय कौन सा है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है कठोर परिश्रम के लिए सुझाव, बी ऑप्शन दिया गया है पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण, और सी ऑप्शन दिया गया है निजी ट्यूशन के लिए सुझाव, और डी ऑप्शन दिया गया है नैदानिक शिक्षण के लिए जो है सुझाव। यहाँ पे इन चारों विकल्पों में से जो है आपको सही आंसर बताना है इस प्रश्न का। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से छात्रों की अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान का सबसे उचित उपाय कौन सा है। तो पुस्तकालय में जो है अध्ययन का निरीक्षण जो है ये सबसे उचित उपाय है, आपको याद रखना है।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो लगे कि फास्ट है तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर उसका जवाब देने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में शिक्षार्थी का भावात्मक समायोजन प्रभावी होता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है व्यक्तित्व गठन, बी ऑप्शन है कक्षा शिक्षण, सी ऑप्शन है अनुशासन और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर देना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही आंसर हो जाएंगे। पहला जो है व्यक्तित्व का गठन, बी ऑप्शन है कक्षा शिक्षण और सी ऑप्शन है अनुशासन। प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से किस स्थिति में शिक्षार्थी का भावात्मक समायोजन जो है प्रभावी होता है। तो इन तीनों स्थिति में, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं। आपको चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो है आपका एरिक एच एरिक्सन, बी ऑप्शन है जीन पियाजेट और सी ऑप्शन है जेरोम एस ब्रूनर और डी ऑप्शन है आपका सिगमंड फ्रायड। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर देना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिगमंड फ्रायड। प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से किस व्यक्तित्व को हम मनोविश्लेषण का जो है पिता कहते हैं या पिता के रूप में जानते हैं। तो सिगमंड फ्रायड को जो है मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं। इसको याद रखना है आपको। ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। ये जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण की संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है एन.एल. गेज और यहाँ बी ऑप्शन दिया गया है शिव कुमार मित्रा और सी ऑप्शन दिया गया है बी.एफ. स्किनर और डी ऑप्शन है आपका मैकडोनाल्ड्स। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एन.एल. गेज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से शिक्षण की संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है। तो एन.एल. गेज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा शिक्षण संस्थान भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को सिखाता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है विद्यालय, बी ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला और सी ऑप्शन है भाषा शिक्षण और डी ऑप्शन है भाषा अनुदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रयोगशाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से मुख्यतः कौन सा शिक्षण संस्थान भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को सिखाता है। तो भाषा प्रयोगशाला जो है आपका ये जो है भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को सिखाता है। आपको याद रखना है। शिक्षण संस्थान के बारे में पूछा गया है तो भाषा प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि अभ्यास के अंत में शिक्षार्थी सिर का उपयोग कर फुटबॉल हिट करने के लिए सक्षम होना चाहिए। तो यहां पर बताना है कि उपरोक्त कथन में से उल्लेखित उद्देश्य निम्नलिखित में से किस ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र से, बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र से, सी ऑप्शन है मनोप्रेरक ज्ञान क्षेत्र से और डी ऑप्शन है आपका ए और सी दोनों सही है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मन प्रेरक सिद्धांत से जो है ये आपका संबंधित है, मन प्रेरक से। प्रश्न में यही पूछा गया कि अभ्यास के अंत में शिक्षार्थी सिर का उपयोग कर फुटबॉल हिट करने के लिए सक्षम होना चाहिए। तो यहां पर यह बताना था कि ये कथन जो है किस ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। तो मन प्रेरक ज्ञान क्षेत्र से जो है ये संबंधित है। आपका याद रखना है। यहां पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा जा रहा है कि छात्र के वातावरण को इस प्रकार से नियोजित या व्यवस्थित करना ताकि उसके व्यवहार के परिणामों के बारे में यथासंभव सटीक भविष्यवाणी की जा सके। तो पूछा जा रहा है कि इस कथन में निहित उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है प्रोत्साहन, बी ऑप्शन है सुदृढ़ीकरण और सी ऑप्शन है आकार देना और डी ऑप्शन है उद्दीपन नियंत्रण। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर आप सभी को देना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपन नियंत्रण।
तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है कि छात्र के वातावरण को इस प्रकार से नियोजित या व्यवस्थित करना ताकि उसके व्यवहार के परिणामों के बारे में यथासंभव सटीक भविष्यवाणी की जा सके। तो पूछा जा रहा है कि निहित उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है। तो उद्दीपन नियंत्रण जो है, जो शब्द है ये प्रयुक्त किया जा सकता है इस कथन के लिए, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा गया है कि अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है संज्ञानात्मक, बी ऑप्शन है उद्दीपन प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन है स्फूर्त अनुकूलन और डी ऑप्शन है विर्णय अनुकूलन। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर आपको बताना है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से किस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा गया है कि अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। तो संज्ञानात्मक यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन हमारा इसमें है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि जब एक अध्येता यह सुनिश्चित करता है कि, पहला यहाँ पे बताया जा रहा है कि छात्र गणित के विषय में एक अभ्यास पूरा करके एवं दूसरा यहाँ पर है निर्दिष्ट, स्पष्ट और निश्चित है, तो वह मूल्यांकन के किस पहलू का प्रयोग कर रहा होता है। आपको यहाँ पे इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है वैधता का प्रयोग कर रहा है, बी ऑप्शन है व्यवहारिकता का प्रयोग कर रहा है, या सी ऑप्शन विश्वसनीयता का प्रयोग कर रहा है, और डी ऑप्शन है स्थिरता का प्रयोग कर रहा है। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर आपको देना है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वैधता का वो प्रयोग कर रहा है। आपको याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाली छात्र की विशेषता नहीं है। आपको बताना है यहाँ पे इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है सीमित शब्दावली, बी ऑप्शन है ध्यान की छोटी सी अवधि, और सी ऑप्शन है अमूर्त सोच, और डी ऑप्शन है रुचियों की सीमित सीमा। प्रश्न को पहले देखिए अच्छे से समझ लेंगे आप तो आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त सोच जो है आपका धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं होती है। आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक ने एक छात्र जो कि धूम्रपान करता है उसके व्यवहार को बदलने या निम्नलिखित कथन का प्रयोग किया। धूम्रपान राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य है, ये कथन का जो है उसने प्रयोग किया। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रश्न को समझिए पहले कि एक शिक्षक ने एक छात्र को जो कि धूम्रपान करता है और उसके व्यवहार को बदलने के लिए वो जो है धूम्रपान राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य है इस कथन का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर बताना है कि इस कथन को निम्न में से किस अवधारणा का उदाहरण माना जाना चाहिए। आपको इन चार विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे संज्ञानात्मक विषवर्ता, और यहाँ पे बी ऑप्शन है वैचारिक संघर्ष, सी ऑप्शन है यहाँ पे सार्थक अधिगम, और डी ऑप्शन है चुनौती। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर आपको देना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक विषवर्ता जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी पाठ्य वस्तु को कंठस्थ करने का सबसे उपयोगी ढंग माना जा सकता है। यहाँ पे बताना इन चारों विकल्पों में से कि किसको उपयोगी ढंग माना जा सकता है पाठ्य वस्तु को कंठस्थ करने के लिए। पहला जो ऑप्शन है दीर्घकालिक अध्ययन, बी ऑप्शन है अवधारणा को समझना, और सी ऑप्शन है ऊंचे स्वर में पढ़ना, और डी ऑप्शन है अवधारणा को लिखित रूप लेकर जो है आना। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर देना है आपको इस प्रश्न का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अवधारणा को समझना। देखिए प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि किसी पाठ्य वस्तु को कंठस्थ करने का सबसे उपयोगी ढंग माना जा सकता है। तो देखिए कोई भी पाठ्य वस्तु हो, कोई सिद्धांत हो, थ्योरी हो, संकल्पना हो या अवधारणा हो, अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो वो आपके मन में कंठस्थ हो जाता है। वो कभी भी पूछा जाएगा आप उसके बारे में आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे अवधारणा को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान आदि को किसका परिणाम कहा जा सकता है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है अधिगम का, बी ऑप्शन है अनुसंधान का, सी ऑप्शन है अनुवांशिकता का और डी ऑप्शन है स्पष्टीकरण का। सही आंसर क्या है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का जो है परिणाम इसको माना जा सकता है। प्रश्न में पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान आदि को किसका परिणाम कहा जा सकता है, तो अधिगम का ये सभी परिणाम होते हैं। देखिए कौशल भी जो है आप सीखते हैं तभी आपको प्राप्त होता है, ज्ञान भी आप जब सीखते हैं, लर्न करते हैं तभी आपको प्राप्त होता है। तो ये सभी जो क्या है अधिगम के परिणाम है, आपको याद रखना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं माना जा सकता है, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है व्यवहार रवैया, बी ऑप्शन है अवधारणा और सी ऑप्शन है ज्ञान और डी ऑप्शन है परिपक्वता। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता जो होता है वो अधिगम का परिणाम नहीं होता है, आपको याद रखना है यहाँ पर। देखिए परिपक्वता का मतलब जैसे जैसे आप किसी भी क्षेत्र में या किसी कौशल क्षेत्र में आप अनुभव प्राप्त करते जाते हैं, आप उस क्षेत्र में परिपक्व होते जाते हैं। और ये सभी जो है जैसे व्यवहार रवैया ये सभी अधिगम का परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पे अवधारणा, ज्ञान ये सभी आप अधिगम करके सीख सकते हैं। लेकिन परिपक्व कब होंगे, जब आप उस काम को जो है अनुभव के जैसे जब जितने देर तक उस काम को करते जाएंगे, लॉन्ग समय आप एक्सपेंड करते जाएंगे तो आप उस काम में परिपक्व हो जाएंगे। तो यहाँ अधिगम नहीं, आपको ये काम के तजुर्बे के हिसाब से मिलता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये अधिगम का परिणाम नहीं होता है आपका परिपक्वता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में कुछ छात्र सीखने के लिए अति उत्सुक हैं, ऐसा शायद इसलिए है, मतलब बताना है कि किस लिए जो है कुछ छात्र कक्षा में सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है वे मेधावी छात्र हैं, बी ऑप्शन है संपन्न परिवारों से संबंधित है और सी ऑप्शन है कृत्रिम व्यवहार दिखाने हेतु और डी ऑप्शन है कक्षा में अनुशासनहीनता का वातावरण बनाने के लिए। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वे मेधावी छात्र हैं, यानी कि तेज तरार छात्र हैं। कक्षा यहाँ प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया था कि कक्षा में कुछ छात्र सीखने के लिए अति उत्सुक होते हैं, ऐसा शायद किस लिए होता है कि कुछ छात्र जो होते हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को तेज समझते हैं या वो मेधावी हैं, इसलिए वो सीखने के लिए या कुछ जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि कक्षा में कोई छात्र सही उत्तर नहीं देता है तो एक अध्येता की उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अध्येता का मतलब जो साथ ही पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है या सीखने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है कि छात्र को दुर्वचन कहकर इस बात का एहसास दिलाना, बी ऑप्शन दिया गया है छात्र को यह समझाना कि उसका उत्तर गलत क्यों है और सी ऑप्शन है कि सही उत्तर देने के लिए किसी और छात्र को कहना और डी ऑप्शन दिया गया है कि गलत उत्तर की अपेक्षा करना अगले प्रश्न पर जाना। तो यहाँ पे चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, छात्र को यह समझाना कि उसका उत्तर गलत क्यों है। देखिए प्रश्न में यही पूछा गया कि यदि कक्षा में कोई छात्र सही उत्तर नहीं दे पाता है तो एक अध्येता की उस पर क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए। तो यहाँ पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, छात्र को यह समझाना कि उसका उत्तर क्यों गलत हुआ है। ऐसा नहीं कहना है कि उसको कुछ गलत बोल दे, दुर्वचन कहकर जो है बात का एहसास दिलाना, ये सभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि एक छात्र शिक्षक से कक्षा में प्रश्न पूछता है जिसका शिक्षक के पास कोई सीधा सही जवाब नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, इन चारों विकल्पों में से बताना है। सपोज करिए कि आप एक शिक्षक हैं, अगर कोई बच्चा आपसे प्रश्न कोई ऐसा पूछ देता है जिसका आंसर आपको पता नहीं है तो आपको उस स्थिति में क्या करना चाहिए, इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है। पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है छात्रों को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी स्पष्ट जवाब दे, बी ऑप्शन है छात्रों को यह कहना कि वह ज़्यादा अप्रासंगिक प्रश्न न पूछे और सी ऑप्शन है छात्रों को कहना कि वह सही उत्तर बाद में देंगे और डी ऑप्शन दिया गया कि छात्रों को सही उत्तर के लिए स्वयं पुस्तकालय में पुस्तकों से सही उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी,
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों को यह कहना कि वह सही उत्तर जो है बाद में देंगे, ऐसा देखिए आपका कोई इंसल्ट नहीं हो सकता। अगर आप टीचर हैं, कुछ ऐसे प्रश्न भी जो है बच्चे पूछ देते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, तो उससे ऐसा कह सकते हैं कि इसका जवाब जो है मैं तुम्हें कल की कक्षा में या कल जो है इसका जवाब दे दूंगा। और यहाँ पे तीनों विकल्प आपका गलत आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक शिक्षक के नाते ये जवाब जरूर देना चाहिए उस बच्चे को। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 21। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को अपने आदर्शों के बारे में सूचित करने में विफल रहता है तो उसका क्या संभावी परिणाम हो सकता है। यह प्रश्न जो है दिसंबर 2002 में पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि कक्षा में अनुशासनहीनता, बी ऑप्शन है सिखाए जा रहे विषय में छात्र अपनी रुचि खो सकते हैं, सी ऑप्शन है कक्षा में छात्रों की बढ़ती अनुपस्थिति, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी आंसर सही हो जाएंगे। तो सही जवाब देना है आपको इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। प्रश्न को देखिए अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को अपने आदर्शों के बारे में सूचित करने में विफल रहता है, यानी कि जो भी उसके गुण है उसको समझाने में या अपने आदर्शों के बारे में बच्चों को सूचित करने में विफल रहता है, तो उसका क्या संभावी परिणाम हो सकता है इन चारों विकल्पों में से। तो ये तीनों संभावी परिणाम हो सकते हैं। कक्षा में अनुशासनहीनता, यानी कि अगर टीचर ही कैजुअल रहेगा तो बच्चे भी अनुशासनहीन रहेंगे। बी ऑप्शन है सिखाए जा रहे विषय में छात्र अपनी रुचि खो सकते हैं, और सी ऑप्शन है कक्षा में छात्रों की बढ़ती अनुपस्थिति। तो ये तीनों कारण हो सकता है यहाँ पर इसके परिणाम स्वरूप। तो ऑप्शन डी क्या हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि अगर छात्रों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ाया जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है, और यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिसंबर 1997 में पूछा जा चुका है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कि पाठ को दोहराना, बी ऑप्शन है पाठ को उचित उदाहरण देकर फिर से समझाना, और सी ऑप्शन है छात्रों की विषय वस्तु के बारे में पूर्व ज्ञान की जांच करना, और डी ऑप्शन है अगले विषय पर जो है पढ़ाना या अगले विषय पे बढ़ जाना। तो यहाँ पे इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पाठ को उचित उदाहरण देकर फिर से समझाना। प्रश्न को एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, आपको आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर छात्रों को यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ाया जाता है, यानी शिक्षक कुछ भी पढ़ा रहा है, कोई टॉपिक पढ़ा रहा है और विद्यार्थियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और दिमाग में थोड़ा सा भी नहीं घुसता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए उस स्थिति में। तो पाठ को यानी जो भी टॉपिक वो पढ़ा रहा है उचित उदाहरण या एग्जाम्पल देकर उन्हें फिर से समझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक हैं, वो विद्यार्थी है। आप जो है उनको समझ सकते हैं और कुछ और मेथड्स या एग्जाम्पल्स देके उस टॉपिक को या उस तथ्य को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कथन को कक्षा में आदर्श स्थिति माना जा सकता है। उसके संदर्भ में यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और ये प्रश्न दिसंबर 2000 में पूछा जा चुका है। पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि एक शिक्षक अपने व्याख्यान देने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आता है। यहाँ पे दूसरा दिया गया है स्टेटमेंट कि छात्र पूरी तरह से तैयार आते हैं और शिक्षक की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ विषय पर चर्चा करते हैं। और तीसरा यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षक और छात्र विषय पर चर्चा करते हैं। और चौथा दिया गया है कि शिक्षक सिखाने के लिए श्रव्य दृश्य सहायक यंत्रों का उपयोग करता है। तो ये सभी स्टेटमेंट किस में दिए गए हैं, यहाँ पर कक्षा में जो है आदर्श स्थिति माना जा सकता है उसके संदर्भ में यहाँ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है आपको कि कौन सा कथन या स्टेटमेंट्स जो है सही हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका राइट हो जाएगा इस प्रश्न के संदर्भ में। पहला है कि एक शिक्षक अपने व्याख्यान देने के लिए पूरी तरह से जो है तैयार होकर आता है। कहने का मतलब किसी टॉपिक पे अगर आपको लेक्चर देना है, अगर आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई आपको टॉपिक पढ़ाना है तो उसको आप पहले से ही तैयार करके जाएंगे ताकि आप विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से समझा सके। और यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट जो है हमारा है कि शिक्षक और छात्र विषय पर चर्चा करते हैं, यानी कि जो भी टॉपिक है हमारा उस पे विद्यार्थी और शिक्षक आपस में चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चर्चा के माध्यम से देखिए विद्यार्थी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहला और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप सभी से बताया था कि 24 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन जो है मैं शिक्षण अभिवृत्ति से आप सभी को करा रहा हूं आज के वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि शिक्षकों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी छात्रों के बैठने के लिए पंक्तियों की पारंपरिक औपचारिक पैटर्न पसंद करते हैं जिसमें छात्र शिक्षक के सामने रहते हैं। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है प्रत्यक्ष अनुदेश, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष अनुदेश, और सी ऑप्शन है छात्र केंद्रित, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी आंसर आपका सही नहीं है इन चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष अनुदेश। तो यहाँ पर देखिए कक्षा में बच्चों को फ्रंट में बैठाया जाता है, यानी शिक्षक सभी विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से देख सकता है क्या वो स्टडी अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से श्रेणियों में से कौन सी छात्रों के बैठने के लिए पंक्तियों की पारंपरिक या औपचारिक पैटर्न जो है पसंद करते हैं जिसमें छात्र शिक्षक के सामने रहते हैं, यानी प्रत्यक्ष अनुदेश, यानी कि सामने की तरफ फेस करके जो विद्यार्थी बैठते हैं वो प्रत्यक्ष अनुदेश के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने ये जो 24 क्वेश्चन जो है शिक्षण अभिवृत्ति से कराए वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर किसी प्रश्न को लेकर अगर आपको डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके संदर्भ में भी जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर एग्जाम को लेकर कोई परेशानी है या समस्या है तो उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।